मजबूत शुरुआत के बाद एक्सपायरी कहां पर होगी, एक्सपायरी के लिए क्या होगा आपका ट्रेड, इस पर रहेगा हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। भरपूर एक्शन होने वाला है, वीकली एक्सपायरी है, ग्लोबल मार्केट्स में दोनों तरफ के ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। इस समय शानदार तेजी और रिकवरी आई है। डाउ में एसजीएक्स निफ्टी अच्छे संकेत दिखा रहा है और कल की शॉर्ट कवरिंग रैली के बाद आज भरपूर एक्शन होने वाला है। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे अनिल जी से और समझेंगे कि बाजार पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सर, पहले तो बता दीजिए आज के अहम ट्रिगर्स कौन से हैं। यहाँ दीप, जो ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं वो दुनिया भर के बाजारों से काफ़ी मिले जुले से आ रहे हैं। भले अमेरिकी बाजारों में ज़्यादा तेजी ना हुई हो, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए संकेत एसजीएक्स निफ्टी से काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी लगभग 80 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। और हमारे बाजार एक्सपायरी के दिन ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका में कल रिकॉर्ड 50,000 नए मामले आते हुए दिख रहे हैं। पहली बार के ये सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं जो आपके सामने आए हैं। तो अमेरिका में उछाल आया है कोरोना के मामलों में। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज है, लेकिन जो जून महीने के बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड के, वो 80% कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां पर टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड की बिक्री 80% गिरती हुई दिखी है। जी दीप। बिल्कुल। और अनिल जी, एक बात आप काफ़ी समय से बता रहे हैं सर, आई थिंक अब तो 1-1.5 महीना हो गया ये बात आप जो हमें बता रहे हैं कि ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी इतनी है कि बाजार खराब न्यूज़ पर कम रिएक्ट करते हैं और अच्छी न्यूज़ पर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। और हम वैसे ही एक्शन देख रहे हैं सर। कोरोना के तो अब रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं। ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि लगभग कल 2 लाख नए मामलों का स्तर छुआ और अमेरिका और ब्राज़ील को ही जोड़ लें तो आधे मामले तो सिर्फ इन 2 देशों से ही आ रहे हैं जो नए मामले हैं। पर इसके बावजूद कल एक और अच्छी खबर थी सर, फाइजर जो वैक्सीन बना रही है उसका फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल टेस्ट के रिजल्ट्स आए और अच्छे ही संकेत हैं, आगे जाकर और एक्सपेंशन होगा। पर फाइजर एक वैक्सीन बना रही है, एस्ट्राजेनेका एक वैक्सीन बना रही है और मॉडर्ना एक वैक्सीन बना रही है और ये 3 सबसे आगे। हालांकि 14 वैक्सीन के इस समय ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से मार्केट पॉजिटिविटी ज़्यादा ले रहा है और कोरोना के उछाल या WHO या खुद के अपनी CDC के वार्निंग के संकेत कम ले रहा है। और इसमें जो भारत है या इमर्जिंग मार्केट्स हैं या जो एशिया की मार्केट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस आगे जाकर और कैसी रहेगी? क्योंकि अब रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि अगर अमेरिका कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है तो ये जो लिक्विडिटी है वो उन देशों में ज़्यादा जाएगी जो अच्छी तरह से बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो क्या वहाँ से कुछ पॉजिटिविटी लेनी चाहिए सर? देखिए दीप, अगर कोरोना के बढ़ते हुए मामले बाजार में डिस्काउंटेड है तो कोरोना की वैक्सीन और दवा भी डिस्काउंटेड है। सबको पता है कि कोरोना की वैक्सीन या दवा अब अगले कुछ महीनों में आपके हाथ लगेगी। और दुनिया की सैकड़ों कंपनियां ऐसी है जो ये दवा बनाने की दौड़ में हैं, अपनी अपनी तरफ से तैयारी करी है। अब इस फोटो फिनिश में कौन आगे निकलेगा ये तो आपके मेरे लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है। हर रोज़ आपको कुछ न कुछ कंपनियों के नाम आते हुए दिखेंगे। तो ये हम सबको पता है, सितंबर से दिसंबर के बीच में जल्दी से जल्दी इस समय आपको वो दवा मिल जाएगी, वैक्सीन मिल जाएगा। तो इसमें भी कोई नई बात है नहीं। अमेरिकी बाजार इसीलिए मजबूती के साथ खुलकर दिन के निचले स्तरों पर 350 पॉइंट ऊपरी स्तरों से लुढ़क कर बंद हुए। तो उसकी वजह यह है कि वैक्सीन को लेकर भी अब बाजार अति उत्साहित नहीं हुआ। अगर कोरोना के आंकड़े 50,000 अमेरिका में रोज आते हैं और उससे डर नहीं है तो वैक्सीन से भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं, कि बाजारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये एक अब नॉर्मल कोर्स में है जो आपको हमें सबको पता है। बाजारों को क्या चाहिए? सरप्राइज या शॉक। गिरने के लिए चाहिए पॉजिटिव सरप्राइज और बढ़ने के लिए चाहिए पॉजिटिव सरप्राइज और गिरने के लिए चाहिए शॉक। तो या तो इन दोनों में से अगर कोई ऐसी चीज हो जो पता ना हो, हाँ हो सकता है जिस दिन आप फाइनली ये कहें कि वैक्सीन हाथ में लग गई, लेकिन तब तक के पहले आपको कई बार अंदाजा लग जाएगा, फेज 1 फेज 2 ये ट्रायल वो ट्रायल, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वैक्सीन बनने के लिए तैयार है। और तब आएगा तो उस समय मेरे ख्याल से जो ये स्टॉक्स हैं वो पीक आउट करते दिखेंगे। मैं अब से लेकर आगे अगले 3-4 महीनों तक फार्मा स्टॉक्स पर ओवर बुलिश नहीं हूँ। आपको याद होगा 7,500 की निफ्टी पर हमने सबसे पहले 2 सेक्टर्स कहे थे कि जो सबसे ज़्यादा मजबूत रहने चाहिए, फार्मा, FMCG। और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी के साथ एक सेक्टर जो बढ़ेगा वो होगा मेटल्स, और तीसरा सेक्टर मेटल्स, चौथा और पांचवा सेक्टर सीमेंट और हमने सरकारी कंपनियों का दिया था। आप देखिए तब से अब तक जो तेजी हुई है उसमें एग्जैक्टली यही हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बोल्ड और कॉन्ट्रा कॉल ये देना चाहता हूँ कि फार्मा सेक्टर्स के लिए अब मार्केट की जो आउट परफॉर्मेंस थी कि बाजार के मुकाबले में ज़्यादा भागना,
स्टॉक्स का, बड़े बड़े स्टॉक्स का डबल हो जाना, ये समय अब चला गया है। जैसे जैसे आप दवा मिलने के नज़दीक पहुंचेंगे, ये फार्मा स्टॉक्स पीक आउट करते जाएंगे। तो अब इन लेवल्स में जो लोग फार्मा स्टॉक्स खरीदेंगे, स्पेशली लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स, उन्हें मार्केट पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर बाजार चला तो ये चलेंगे, बाजार नहीं चलने पर भी ये स्टॉक चलेंगे, ये सोचना अब गलत होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स का ज़माना इन फार्मा स्टॉक्स के लिए चला गया। अब मार्केट परफॉर्मर हो जाएंगे, बाजार के साथ उठना बैठना इनका हो जाएगा। तो मेरा ये समझना है कि ग्लोबल मार्केट जो रिएक्शन दे रहे हैं, इन खबरों से हट कर दे रहे हैं। न ग्लोबल मार्केट्स को इस वक्त कोरोना के मरीजों की चिंता है, न ही दवा मिलने की बहुत खुशी है, और न्यूट्रल से है। आप अभी देखिए हमारे बाजार आज किस वजह से हैं, वो हम आगे से किस वजह से मजबूत है, वो हम आगे अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे बाजारों को छोड़कर आप ग्लोबल मार्केट देखिए तो अमेरिका में क्या हुआ है, कुछ खास नहीं। 77 पॉइंट हम नीचे बंद हुए हैं। डाउ फ्यूचर मुश्किल से 50 पॉइंट ऊपर है, न्यूट्रल्स हैं। हांगकांग ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई है, वो इसलिए कि कल हांगकांग के बाजार बंद थे, तो आज रिएक्शन दे रहे हैं। तो सिंपल है, रेंज बाउंड मार्केट है। ग्लोबल मार्केट से बहुत संकेत पड़ना ठीक नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे लिए बुरे नहीं है। कल दोपहर 3:20 पर दीप हम यही बात कर रहे थे कि 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे बंद हो जाए डाउ, हमारे लिए उतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा की मंदी हो तो हमें टेंशन लेनी है, तो हमें न्यूट्रल संकेत भी हमारे लिए पॉजिटिव माने जाएंगे। जी दीप। ये आपने बहुत अहम बात करी कि न्यूट्रल भी अगर संकेत हों ग्लोबली तो हमारे लिए पॉजिटिव माने जाएंगे। और देखिए कल जो आखिरी घंटे में हमने तेजी देखी थी, रैली देखी थी, वो और इस समय जो SGX निफ्टी की परफॉर्मेंस है, दोनों से ही अच्छे संकेत आ रहे हैं। एक्सपायरी का भी दिन है सर, और हम देखते हैं कि आजकल एक्सपायरी में तो ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ मूवमेंट्स आते हैं दोनों तरफ के, बट कल जो रिकवरी आती हुई देखिए और उसका जो मोमेंटम है वो आज भी आगे बना रहेगा सर। दीप, मुझे लगता है कि मोमेंटम बना रहेगा और आगे बढ़ेगा भी। उसकी दो वजह है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कल हम सुबह एक ही बात कर रहे थे कि पुट कॉल रेशियो जो 1.19 पर आया है, ये एक्सपायरी के ठीक पहले थोड़ा सा ओवरसोल्ड टाइप पर, या यूँ कहें कि कॉल राइटिंग्स जरूरत से ज़्यादा हो गई। और अब आज मैं आपको वायदा कारोबार के डेटा में बताऊंगा। अब आप 10,400 के पार तो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। आज पूरी संभावना है कि आप 10,500 के पार भी निकलेंगे, और जैसे ही आप 10,500 के पार निकलेंगे आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और आती दिखेगी। तो आज के सेशन में सबसे बड़ा सपोर्ट आपके नीचे के लिए एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग का है। तो जब तक शॉर्ट्स हैं बाजार में तब तक बहुत चिंता करने की बात नहीं, नीचे के लेवल पर वही सपोर्ट देंगे, और उस लिहाज से एक मजबूत एक्सपायरी मिल सकती है। एक्सपायरी में एक ही चीज़ है कि हो सकता है थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हो, हम उम्मीद भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक्सपायरी यूँ कहें कि कमज़ोर हुई, कमज़ोर तो मैं नहीं कहूँगा, या यूँ कहें कि 10,500 के नीचे हुई, तो उसकी वजह एकमात्र हो सकता है वो है रिलायंस। अगर रिलायंस का स्टॉक आखिर में बहुत मजबूत ना रहे तो ही आपको एक्सपायरी ढीली दिखेगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल आखिरी 10-15 मिनटों में रिलायंस के स्टॉक में वॉल्यूम के साथ बिकवाली हुई 10-15 रुपये ऊपरी स्तरों से गया था। अब वो बिकवाली सिर्फ किसी फंड की थी या कोई और वजह से, तो आप रिलायंस पे सेकंड हाफ में नज़र रख लीजिए। अगर रिलायंस आपको कमज़ोर होने के संकेत नहीं दे रहा तो आपकी 10,500 के ऊपर की एक्सपायरी होना निश्चित है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ख़राब एक्सपायरी आपके लिए होगी। और 10,471 23 मार्च से जो हमने रनअप शुरू किया, वो उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग हमें मिली थी 10,471 की 23 जून को। उसके ऊपर हम निकलने को तैयार हैं, बंद होने को तैयार है। तो अगर अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग आपको मिल जाती है इस वाली तेजी के, इस वाले रन की, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो मैं एक्सपायरी को लेकर पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि बिजनेस का जो ब्रोकर्स पोल है 10,450 10,550 के बीच की एक्सपायरी का, वो सही होना चाहिए इस वक्त। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो नज़र रखते हैं आज का ट्रेड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और जैसे बता रहे हैं कि 10,500 के ऊपर जाए तो फिर आप और शॉर्ट कवरिंग या और एक अच्छी मूव आते सकते हैं। और ब्रोकर्स पोल भी देखिए 10,450 10,550 के बीच में ही एक्सपायरी प्रेडिक्ट कर रहा है, जो मेजॉरिटी है। तो इंटरेस्टिंग एक्शन रहेगा। तो चलिए सर, फिर आज के एक्शन की बात करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह का सेटअप आपको दिख रहा है। ग्लोबल क्यूज़ आपने पॉजिटिव ही रखे हैं सर, बाकी कैसे क्यूज़ हैं आज के लिए? देखिए, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव साइड पर है, एफआईज के नेगेटिव साइड पर हैं, थोड़े से सुधरे हैं लेकिन अभी भी नेगेटिव साइड पर हैं। घरेलू फंड्स के जो संकेत हैं वो पॉजिटिव साइड पर है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल साइड पर है, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। सेंटीमेंट में बदलाव हुआ है, जो न्यूट्रल था उसे मैंने पॉजिटिव किया, और ट्रेंड तो आपको पता है दीप, पिछले 10 दिनों से हमने एक भी बार ये कहा नहीं कि ट्रेंड में कहीं कोई बदलाव है। ट्रेंड के बदलने में काफ़ी वक्त है, अभी हम पॉजिटिव से न्यूट्रल भी नहीं हुए, नेगेटिव होने में तो काफ़ी वक्त है। तो ये न्यूट्रल ये ट्रेंड पॉजिटिव है, ये बरकरार रहेगा। जी दीप।
बिल्कुल, तो जो ये ट्रेंड पॉजिटिव है ये बरकरार रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख रहे हैं एफआईआईज नेगेटिव है और इसके बारे में भी अनिल जी से विस्तार में जानेंगे कि क्यों ऐसा दिख रहा है, बट ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ये एक आपके लिए अच्छी खबर है। और एसजीएक्स निफ्टी भी डेज हाई पर इस समय है। रेंज कैसे फिर निकल कर आ रही है सर, और जो ये हायर एंड ऑफ रेंज था 10,550 पर हमने रेजिस्टेंस फेस करी है 2-3 बार, अब क्या लग रहा है, क्या अगर ये मोमेंटम जारी रहा तो क्या ये रेंज थोड़ी और ऊपर जा सकती है? 10,250, 10,325 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ये मजबूत सपोर्ट जोन है आज के लिए। और ऊपरी स्तंभ पर 10,550, 10,600 तक की रेंज बन सकती है अगर हम 10,500 के पार निकल कर टिके और वहाँ पर खुले और टिके तो। अभी के संकेतों को देखते हुए 10,500 के ऊपर खुलने चाहिए, इसकी संभावना पूरी है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है दीप, 21,500, 21,700 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और आसानी से टूटने वाला है नहीं। 22,250, 22,475 ये आगे ऊपर की तरफ का हायर रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। 22,479 ये 24 जून का हाई है बैंक निफ्टी का, देखते हैं वहाँ तक पहुँचता है। संभावना पूरी है कि 22,450, 22,500 के रेंज में पहुंचता हुआ दिखेगा और वो फाइनल टारगेट होगा बैंक निफ्टी का जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए। जहां तक आज की रेंज का सवाल है, छोटी रेंज 10,400, 10,500 की मानकर चलिए निफ्टी के लिए, मीडियम रेंज 10,350 से 10,550 और बड़ी रेंज 10,300 से लेकर 10,600 की निकल कर आएगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 21,800 से लेकर 22,150 ये आपके लिए छोटी रेंज होगी। 21,700 से लेकर 22,250, 21,600 से लेकर 22,475। यहाँ पर एक बात दीप जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर 22,500 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिका, आज का आज होना वैसे थोड़ा मुश्किल लगता है, मुश्किल है, असंभव नहीं, क्योंकि हम वहाँ से 500 पॉइंट, 550 पॉइंट दूर है। कोई बड़ी बात नहीं अगर एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग का फोर्स थोड़ा बड़ा हो जाए और अगर 22,500 के पार निकला तो बैंक निफ्टी रॉकेट हो जाएगा। जिस लेवल के ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ ना कि कहाँ से बैंक निफ्टी भागेगा, जो मिनटों में भागने वाली चीज़ है वो 22,500 के ऊपर की है, पॉइंट नंबर 1। और जैसे ही 22,500 के ऊपर भागे, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, 22,500 से लेकर 23,000 के बीच में मेरे पास कोई रेंज ही नहीं है, कोई लेवल ही नहीं है। तो 400-500 पॉइंट की नॉन स्टॉप रेंज है, खुला मैदान है। तो अब उसमें आप 200-250 पॉइंट भाग कर थकते हो, 300 भागते हो, 400 भागते हो या पूरा 500 भाग लेते हो। ये बैंक निफ्टी उस समय डिसाइड करेगा कि क्या डाउ फ्यूचर्स फ्लैट है या 200 पॉइंट ऊपर है। बाकी एशिया में जैसे हांगकांग 350 पॉइंट ऊपर है या 500 ऊपर हो जाता है, ये उस वक्त देखेंगे। लेकिन 22,500 के ऊपर खुला मैदान है, खुला नीला आकाश है, वहाँ के मजे अलग ही होंगे। अब वो कब होता है वो देखने वाली बात है जी दीप। और पुट कॉल रेशियो 1.43 है, एक ही दिन में काफ़ी बढ़कर आया है, लगभग 24-25 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है। विक्स 3% घटा है 28-12 के आसपास, ये थोड़ा तेजी का संकेत दे रहा है जी दीप। बिल्कुल, तो थोड़े तेजी के संकेत वहां से आ रहे हैं और जैसे कि अनिल जी बोल रहे हैं 22,500 के ऊपर अगर आपको बैंक निफ्टी आते हुए दिखता है तो फिर अच्छी रेंज बन सकती है, अच्छी अपमूव आ सकती है और निफ्टी में भी हम थोड़ी अच्छी अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग डे रहेगा ट्रेड के लिए। उस लिहाज से देखें सर, तो जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन से तेजी या मंदी की, उनको फिर क्या ध्यान में रखना चाहिए? 10,275, 100 पॉइंट से ऊपर स्टॉप लॉस खींचा है मैंने। 10,275 अब आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, इंट्राडे में भी और पोजिशनल बेसिस में भी। 10,500 पार करने के बाद आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट ऊपर कर लीजिएगा, वो 10,375 हो जाएगा। लेकिन अभी 10,275 है, पॉइंट नंबर 1। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग और क्लोजिंग बेसिस पर 21,700 का है, इस पर फोकस कीजिएगा। तो ये 2 लेवल ऐसे हैं क्लोजिंग बेसिस पर दीप, जिन पर आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो है अब शॉर्ट साइड पर आई है। शॉर्ट साइड पर जो लेवल निकल कर आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आएगा 10,550, ये आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर ये स्टॉप लॉस रहेगा। और बैंक निफ्टी पर 22,100, तो बैंक निफ्टी पर तो ऐसा लग रहा है खुलते ही आपका 22,100 के ऊपर ही खुलेगा अगर, और वहाँ पर स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाना चाहिए इंट्राडे बेसिस पर। और क्लोजिंग बेसिस पर जिसको रखना है वो 22,100 का रख सकता है। अब आइए नई पोजीशंस किस तरह से बनानी है। नई पोजीशंस में आपको एक खास बात आज बता दूं, और ख़ास बात यह कि आज मेरे पास में निफ्टी और बैंक निफ्टी पर शॉर्ट कॉल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपरी स्तरों से निफ्टी या बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ सकता, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन
मैं ऑलरेडी जो शॉर्ट्स हैं बाजार में उसमें मैं और बढ़ाना नहीं चाहता कि लोग और शॉर्ट करें, तो बेहतर ये होगा कि अगर इंट्राडे में करेक्शन मिलेगी तो उसको हम खरीदने का मौका देखेंगे। पहले खरीदारी की बात करें, 10,350 ये आपका स्टॉप लॉस है निफ्टी में खरीदारी करने के लिहाज से। 10,475, 10,500, 10,550 और 10,600 ये 4 टारगेट के लिए निफ्टी में आपको खरीदारी करनी है। बैंक निफ्टी यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करनी है 21,700 के स्टॉप लॉस के साथ, 22,150, 22,250, 22,450 मैंने 3 ही दिए। 22,500 के ऊपर का फिलहाल मैं देख नहीं रहा, लेकिन मेरे देखने से कुछ नहीं होता। बैंक निफ्टी अपनी चाल चलता है। इनकेस संकेत ग्लोबली बहुत अच्छे हो जाएं, दवा पर और ज़्यादा रिएक्शन आने लगे ग्लोबल मार्केट से और 22,500 के ऊपर निकले तो फिर बैंक निफ्टी में आग लगेगी। बैंक निफ्टी सुमित जी के सैटेलाइट पर बैठ कर ही फिर ऊपर जाएगा, फिर वो धीमे धीमे जाने वाला नहीं है। रेलवे स्टॉक्स की तरह धीमे धीमे नहीं बढ़ेगा या फिर एयरलाइंस स्टॉक की तरह उड़ेगा नहीं, सीधा सैटेलाइट ही होगा। तो बैंक निफ्टी पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि 22,500 के पार निकले। वैसे आज के लिए ऐसे डेटा के लिहाज से आप मुझे पूछेंगे तो मुश्किल लगता है 22,500 के पार जाना, और वो अच्छा लेवल है जहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, लेकिन हर एक पॉसिबिलिटी के लिए आप तैयार रहें, ये ध्यान में रखिएगा। जी दीप। बिल्कुल, हर एक पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए और जैसा कि अनिल जी बता रहे हैं अच्छा मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। तो क्या सर, क्योंकि आपका बैंक निफ्टी पर इतना ज़्यादा कन्विक्शन है, तो फिर क्या ये मानना ज़रूरी है कि जो सेक्टर्स आज फोकस में रहेंगे वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स ही रहेंगे, और क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी? जी दीप, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, काफ़ी हमारे व्यूअर्स है जो वो शिकायत कर रहे हैं कि शायद यूट्यूब पर लाइव नहीं जा पा रहा था। यूट्यूब पर शुरुआत में हेडलाइंस हमारी लाइव नहीं जा पाई, अब हम यूट्यूब पर पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से लाइव हैं। तो आप यूट्यूब पर भी देखना चाहें तो आप चैनल देख सकते हैं, अब लाइव है। थोड़ी सी शुरुआत में कुछ 1-आध मिनट के लिए दिक्कत, 2 मिनट के लिए दिक्कत आई थी, अब आपके लिए एकदम परफेक्ट लाइव जा रहा है। हाँ, अब आइए आपके सेक्टर्स, बैंक्स, एनबीएफसी। बैंक्स तो मुझे पसंद है ही, शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से, खरीदारी के लिहाज से ये ऊपर जाएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ दीप एनबीएफसी, जहाँ कल दोपहर में हम शो कर रहे थे तब खबर आई थी आरबीआई एक स्पेशल विंडो बना रही है, स्पेशल पर्पस व्हीकल एसबीआई कैप्स के साथ बनाकर इनकी लिक्विडिटी का इंतजाम कर रही है, जो एनबीएफसी के लिए भी होगा और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए भी होगा। तो इन दोनों ही सेक्टर में अच्छी तेज़ी दिख सकती है। रेलवे से जुड़े स्टॉक्स भी थोड़े तेज होंगे। जो खबर आई है कि रेलवे की कुछ डिपार्टमेंट्स का कुछ कारोबार का कॉर्पोरेटाइजेशन करने के बारे में सरकार सोच रही है, हालांकि लंबा रास्ता है, वक्त लगेगा, लेकिन ये स्टॉक्स भी तेज़ी दिखा सकते हैं। तो कुछ एक स्टॉक्स वहाँ पर भी तेज़ी हो सकती है। तो ये दोनों हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है। वायदा कारोबार में ग्लेनमार्क बैन में आया है, काफ़ी शॉर्ट बने, कल हम बात कर ही रहे थे। आइडिया बैन में था, है और आज तो रहेगा ही। जी दीप। बिल्कुल, तो ग्लेनमार्क बैन में आया है और वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी बैन में है, तो ये 2 स्टॉक्स पर नजर रखिए। बैंक्स, एनबीएफसी, बेसिकली जो फाइनेंशियल स्पेस है वहां पर आप एक्शन के लिए आज तैयार रहिए, खबरों के दम पर और जिस तरह से मार्केट एक्शन बन रहा है। सर, मार्केट एक्शन की बात करें तो डीआई एक्शन फिर से पॉजिटिव रहा है, वायदा कारोबार आपने न्यूट्रल रखा है, पर लगातार देख रहे हैं कि एफआईएस की तरफ से प्रेशर के ही संकेत आ रहे हैं और कल भी एकदम वैसे ही देखने को मिला। सर दीप, ये मुझे सरप्राइजिंग लगा कल के सेशन में जो आंकड़े दिखे हैं। मैं सोच रहा था कल फाइनली एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आएंगे, क्योंकि एफआईएस के लिए हो सकता है, लेकिन एक दिन और इंतजार कर रहे हो। एफआईएस का शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर 10,471 के ऊपर की क्लोजिंग या 10,550 के पार निकलने का इंतजार हो, वो पॉसिबल है। 22,500 के ऊपर इंट्राडे में निकलने का इंतजार बैंक निफ्टी का हो, और 21,266 ये 22,264 ये अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी पर, उसका इंतजार हो। बट अदरवाइज कल सरप्राइजिंग ये हुआ कि तेजी के मार्केट में घरेलू फंड्स ने खरीदे हैं। आमतौर पर घरेलू फंड्स खरीदना कम प्रीफर करते हैं जब मार्केट तेजी के मूड में और इतनी अच्छी तेजी के मूड में हो। उसके बावजूद 1377 करोड़ की बढ़िया खरीदारी उनकी हुई है। 1700 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं एफआई ने, लेकिन उनके सामने स्टॉक फ्यूचर्स में कोई खास खरीदारी नहीं है, महज 132 पॉइंट के। तो स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली अभी भी एफआई की है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर भी बाजार मजबूती के साथ ऊपर बंद हुए, उसका एक कारण है थोड़ी बहुत इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई ने शॉर्ट कवरिंग की है। 1114 करोड़ की शॉर्ट कवरिंग वहां पर आती हुई दिखी है। तो इंडेक्स थोड़ा सा शॉर्ट काटा है। इसका मतलब ये है कि
कल की इतनी तेजी के बावजूद एफआईज ने बिकवाली भी की और शॉर्ट नहीं काटे हैं, तो भाई मैं तो ये देखता हूँ कि जगह और है भी ऊपर जाने की। फिर आपको काटनी तो पड़ेगी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि काटना कहाँ पर है और किस लेवल पर। तो क्या आप 10,400 पे नहीं काटना चाहते थे, ये सोच के कि 10,500 के पार नहीं निकलेंगे, और अगर आज 10,500 के पार निकल कर टिक गए तो फिर कब तक शॉर्ट रहेंगे, राइट? तो शॉर्ट तो अब कटनी है, ये बात सही है। 1600 करोड़ के आसपास के ऑप्शंस बेचे हैं जो मिक्स हैं, उसमें तेजी और मंदी दोनों ही तरह की पोजीशन है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल एफआईज की तरफ से अभी भी आंकड़े खरीदारी के आए नहीं है दीप। ये है एफआईज और घरेलू फंड के डेटा जी। बिल्कुल, तो नज़र रहेगी जिस किस तरह से एफआई का पार्टिसिपेशन होता है। अभी तो कैश मार्केट में स्पेशली काफ़ी नेगेटिव रहा है, पर देखते हैं कि अगर उनकी तरफ से आज के ट्रेडिंग सेशन में पार्टिसिपेशन आता है कि नहीं। वायदा कारोबार के संकेत की बात करें सर, एक्सपायरी का दिन है, आपने न्यूट्रल ही रखे हैं, बट किस तरह का सेटअप दिख रहा है वहाँ से? एक अच्छी बात तो दीप ये दिखी, कल प्रीमियम सॉरी नॉट प्रीमियम डिस्काउंट काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है। नहीं तो अभी तक सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या थी, डिस्काउंट बहुत हो रहा था। तो 61 पॉइंट का डिस्काउंट जो है वो 21 पॉइंट पर रह गया। नहीं तो हमेशा तेज़ी करने वाले डिस्काउंट में ही मार खा जाते हैं। खरीदते हैं फ्यूचर्स, डिस्काउंट बढ़ जाता है तो जो प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो कल पहली बार मंदी करने वालों को थोड़ी चपत लगी है। 40 पॉइंट उनके डिस्काउंट के चले गए, 61 पॉइंट का डिस्काउंट था, 21 का रह गया। 156 पॉइंट बैंक निफ्टी। अरे भाई ये 156 पॉइंट इतना मंदी किस बात की है, क्यों इतना मंदी सोच के बैठे हैं लोग? और आपको याद होगा दीप, पिछले 10-12 दिन में एक भी दिन, चाहे वो डाउ कितना 1700-1800 पॉइंट जिस दिन गिरा हो, 770 पॉइंट जिस दिन गिरा हो, एक दिन हमने ये नहीं कहा कि आप डरिए घबराइए, या बाजार ने एक भी दिन किसी इंपॉर्टेंट लेवल को नहीं तोड़ा। और ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने का यही तरीका है। मैं बार बार यही कहता हूँ, आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे बाजार बंद होगा तो मुझे अपनी पोजीशन या अपने ट्रेंड को बदलना है। और वो पिछले 10 दिनों में बिल्कुल नहीं आया है। इसलिए हम लगातार आपको कह रहे हैं कि तेज़ी के मोड में रहिए, तेज़ी के मोड में रहिए, और वो सही हुआ। कंसोलिडेशन करने के बाद बाजार ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे रहा है, सिंपल। आइए अब तो 156 पॉइंट का डिस्काउंट घटकर से 47 पॉइंट का रह गया। तो 100 पॉइंट की तो कमाई वैसी होगी बैंक निफ्टी में जिन्होंने फ्यूचर्स खरीदे, राइट? अब आइए, पुट कॉल रेशियो बढ़ गया 1.19 से 1.43, थोड़ा ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं, थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो थोड़ा सा ज़्यादा और ज़्यादा लगता। अभी ठीक है, कंफर्टेबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कल जितनी बढ़िया हालत है, क्योंकि कल कुछ शॉर्ट्स कवर हो गए हैं और कुछ लॉन्ग्स भी बने, लेकिन फिर भी ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन में। अब आइए आज के कुछ एक लेवल्स में बता दूं। पहली चीज 10,400, ये वो अहम लेवल है जिसके नीचे जाएगा बाजार तो ही दिन के दौरान पहला कमजोरी का संकेत होगा। और वो क्योंकि 10,400 पर 21 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट दोनों ही जगह है, पुट में भी और कॉल में भी। तो ऐसे में वो एक लेवल हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर 10,500 है, जहां वीकली सीरीज जो आज की सीरीज है वहां का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 32 लाख शेयरों का। अच्छा, और मंथली सीरीज का भी 16 लाख शेयर। मैं मंथली अभी नहीं गिन रहा, अभी 3 हफ्ते और बाकी छोड़ दो उसको। वीकली सीरीज में जो 32 लाख शेयर ये आज ही सेटल होने। असली मजा कब आएगा दीप? 10,500 के ऊपर ही खुल जाए, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। मेरा ये समझना है कहीं 10,475 10,500 के आसपास खुलने चाहिए। और ये एसजीएक्स निफ्टी से मत सोचिए, मैं कभी एसजीएक्स निफ्टी देख के डिसाइड नहीं करता कि हमें कहाँ खुलना है। 10,471 की अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है, 10,500 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेवल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो फील आ रही है वो फील ये आ रही है कि आप सीधा फाड़ कर खुलेंगे 10,500 के ऊपर। और 10,500 के ऊपर खुलकर अगर आपने आधा घंटा बिता दिया तो आप 10,550 पर पहुँच जाएंगे। क्यों? 21 लाख शेयर 10,400 के कॉल्स, 32 लाख शेयर 10,500 के कॉल्स मिलाकर हो गए 55 लाख शेयरों के आसपास। ये तो तुरंत प्रभाव से हो गए शॉर्ट, और इन्हें आज ही कटना है। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग लाएंगे ना, ये 50-75 पॉइंट निफ्टी को आराम से 10,500 के ऊपर भी ले जा सकती है। तो 10,550 के दर्शन फिर आज ही आपके हो सकते हैं। अगला थोड़ा रुकावट का लेवल है 10,600, जहां पर 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। ये बात होगी आपकी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी, 22,000 के पार खुलेंगे आप, और खुलते ही मजा आएगा। मजा क्या आएगा? 22,000 पर 5 लाख शेयर हैं, और 22,200 ये पार होने के बाद 3 लाख शेयर और जोड़ लीजिए, यानी कि 8-10 लाख शेयर बैंक निफ्टी पर शॉर्ट हो गए। बैंक निफ्टी में 10 लाख शेयर बहुत होते हैं डीप शॉर्ट। तो 22,200 22,250 पार करते फिर 22,450 आपकी आंखों के सामने होगा। तो मुझे लगता है
कल जो हम बात कर रहे थे कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेजी होगी, याद है ना आपको कि कल यही बात हो रही थी। आज फिर से मैं कह रहा हूँ निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेजी होगी। हाँ, कल मैंने ये ज़रूर कहा था कि जिन लेवल्स पर निफ्टी है वहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खरीदारी के लिहाज से बढ़िया है। और कल आपने निफ्टी में अगर खरीदारी की 10,500 का कॉल खरीदा है, 22,000 का कॉल खरीदा है, तो आज आपके पैसे सुबह सुबह बन जाएंगे। तो 3-20 की स्ट्रेटेजी के लिहाज से जो हमने कल कॉल खरीद के जाने की राय दी थी, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो नज़र रखते हैं, अच्छी शुरुआत के लिए तैयार हो रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ से फिर और कितनी तेज़ी बनती है। और क्योंकि मार्केट का माहौल अच्छा है, तेज़ी का भी सेटअप लग रहा है, इसलिए आपके लिए आज डबल बोनांजा है स्टॉक ऑफ द डे में। अनिल जी, स्टॉक ऑफ द डे, डबल बोनांजा की बात हो रही है। हाँ, वो क्या होता है ना दीप, है ना, बहुत दिनों तक आदमी कोई काम नहीं करता था तो फिर लोग भूल जाते हैं। एक ज़माना था जब स्टॉक ऑफ द डे का बिगुल हुआ करता था, कोई बात नहीं, मैं बिना बिगुल के ही काम चला लूँगा। खरीदने की राय है बैंक निफ्टी, पहले बैंक निफ्टी खरीदने की राय है, और बैंक निफ्टी में खरीदिए 21,800 के स्टॉप लॉस के साथ, 22,150, 22,250, 22,450 तीन टारगेट के लिए बैंक निफ्टी खरीदने की राय है। और दूसरा है निफ्टी खरीदने की राय, यहाँ पर 10,400 के स्टॉप लॉस के साथ, 10,500, 10,550, 10,600 तीन टारगेट के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में खरीदने की राय है। और दोनों जो लेवल्स में दे रहा हूँ स्पॉट लेवल्स के दे रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम डिस्काउंट थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो मैं स्पॉट लेवल्स आपको दे रहा हूँ। तो लीजिए, स्टॉक ऑफ द डे आपको एक स्टॉक चाहिए था, मैंने 2 इंडेक्स दे डाले आपको। एक इंडेक्स है जिसमें 12 स्टॉक है निफ्टी बैंक, और दूसरा इंडेक्स जिसमें 50 स्टॉक है निफ्टी। 50 और 12 62 स्टॉक आ गए हैं आपके पास में आज ट्रेड करने के लिए, 62 स्टॉक्स। एंजॉय। बिल्कुल, तो डबल बोनांजा नहीं, ये तो मल्टी बैगर बोनांजा हो गया है आपके लिए आज स्टॉक ऑफ द डे में। निफ्टी बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल्स दिए हैं आपको, दोनों पर खरीदारी की राय है। देखते हैं कि किस तरह से शुरुआत होती है और फिर आगे कैसी गेन्स आती हैं। पर उससे पहले कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी फोकस कर लेते हैं। कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आप खबरों के दम पर आज एक्शन देखने वाले हैं, और साथ ही ब्रोकरेज कवरेज पर भी हमारी टीम हमारे साथ तैयार है इन सभी स्टॉक्स के बारे में बात करने के लिए। मानसी, कुशल, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए कुछ अहम ट्रिगर्स और जो थोड़े बहुत नतीजे बाकी थे वो कैसे रहे हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज बैंक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि आरबीआई का 10,000 करोड़ का स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन आज से खुलने जा रहा है। इस ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बॉन्ड यील्ड को नियंत्रित करने की योजना होगी। साथ ही एक्सिस बैंक की बोर्ड बैठक फोकस में है। क्यूआईपी या अन्य माध्यम के जरिए पूंजी जुटाने पर इस बैठक में सोच विचार होगा। टाटा पावर की बोर्ड बैठक होगी। बैठक में इक्विटी डेट के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। इसके अलावा कल एवरेडी के नतीजे आय के लिहाज से कमजोर जरूर रहे, लेकिन मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर नतीजे अच्छे हैं। कंपनी की आय में 32% की गिरावट हमने देखी। मार्जिन 4.1% से 12.9% पर जाते हुए देखे, और मुनाफे के फ्रंट पर 4.5 करोड़ से कंपनी ने 63 करोड़ का मुनाफा देखा है, यानी कि 14 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा है। ऑटो बिक्री के आंकड़े कल हमने आते हुए दिखे। इनके अगर अपडेट देखें, आइशर मोटर्स अनुमान से कमजोर रहे आंकड़े। कुल मोटरसाइकिल बिक्री 58,339 यूनिट से घटकर 38,065 यूनिट पर रही, जो कि 35% की गिरावट है। हम 25% की गिरावट का अनुमान लगाकर चल रहे थे। एक्सपोर्ट 3,257 से घटकर 1,555 यूनिट पर रहे, 52% की गिरावट है यहाँ पर। अशोक लेलैंड अनुमान के मुताबिक ही रहे। ऑटो बिक्री के आंकड़े, कुल बिक्री 12,810 यूनिट से घटकर 2,394 यूनिट रही है, जो कि 81% गिरावट है। एग्जैक्टली 81% की गिरावट का अनुमान हम भी लगाकर चल रहे थे। टाटा मोटर्स कमजोर रहे बिक्री के आंकड़े। कंपनी ने Q1 FY21 के घरेलू बिक्री के आंकड़े, यहां पर कुल घरेलू बिक्री अगर देखें तो 1,30,000 यूनिट से घटकर 23,845 यूनिट पर रही, जो कि 82% की गिरावट है। और अंत में टीवीएस मोटर्स, कुल बिक्री 2,97,000 यूनिट से घटी है, 1,98,000 यूनिट पर रही है, 33% की गिरावट यहां पर है। और इनके एक्सपोर्ट 69,900 यूनिट से घटकर 53,123 यूनिट पर गए हैं। बिल्कुल, तो सीवी कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स अभी भी दबाव पर हैं, पर टू व्हीलर सेल्स से कुछ अच्छे संकेत आए हैं। चलिए कुशल से भी बात करते हैं और जान लेते हैं कि उनके पास कौन से स्टॉक्स हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, बताइए।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। तो कोल इंडिया के प्रोडक्शन आंकड़े आए हैं जून महीने के। आप देखिए यहाँ पर इनका जो कुल उत्पादन है वो करीब 13% घटता हुआ नजर आया है और जो प्रोडक्शन है अब 45 मिलियन टन से घटकर 39.2 मिलियन टन पर आता हुआ दिख रहा है। साथ ही एनएमडीसी यहाँ पर भी फोकस कीजिए, इनके भी जो है प्रोडक्शन और बिक्री के आंकड़े आए हैं जून महीने के, जहाँ पर जो है इनकी प्रोडक्शन जो है वो 5.04 मिलियन टन पर बरकरार रही है सालाना आधार पर बिक्री जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी घटती हुई नजर आई है। 5.32 मिलियन टन से घटकर 4.96 मिलियन टन हुई है। साथ ही इन्होंने लंप और फाइन्स के दाम भी जो है अपने डिसाइड किए हैं। तो 2450 प्रति टन लंप और के दाम होंगे और फाइन्स के जो दाम है 2160 पर टन पे तय किए गए हैं। इसके अलावा आईआरसीटीसी और तमाम रेलवे स्टॉक्स जो हैं वो आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि रेलवे के कुछ यूनिट्स को जो है सरकार जो है प्राइवेटाइज करने की बातें कर रही है और यहाँ पर ऑलरेडी कैबिनेट ड्राफ्ट जो है तैयार हो चुका है और यहाँ पर करीब 109 रूट के लिए ऑलरेडी बोलियां मंगवाई जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये फोकस में रहेंगे। साथ ही डीविस लैब, यहाँ पर इनके लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ है। 2017 के इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में सेबी ने जो है सीएफओ के खिलाफ और जो रिलेटेड पार्टीज है इससे जुड़े हुए उनके खिलाफ ऑर्डर जारी किया है और इनफैक्ट यहाँ पर जो जुर्माना लगाया गया है 97 लाख रुपए का जुर्माना ऑलरेडी डिविस लैब पर लगा दिया गया है और इंक्वायरी जो है अभी भी कंटिन्यू रहेगी। तो ये देखना होगा कि यहाँ पर कैसे आगे डेवलपमेंट होती है इस मामले पर। इसके साथ साथ अगर आप पॉलीकैब पर भी नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एक नई सब्सिडरी का गठन किया है और यहाँ पर इनका जो मेन मोटिव है वो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन का है, इंटरनेशनल प्रेजेंस अपनी बनाना ये चाह रहे हैं। तो वायर्स और केबल्स की ट्रेडिंग जो है इस सब्सिडरी के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल, तो नज़र रखिए पॉलीकैब पर, काफ़ी एक्टिव रहा है ये स्टॉक। हमारे पास भी रिकमेंडेशन आई है एक्सपर्ट्स की तरफ से इस पर पिछले कुछ दिनों में। डिवीज़ लैब यहाँ पर आप थोड़ा दबाव आते हुए देख सकते हैं जिस तरह से खबर है। पर देवांशी के पास भी कुछ स्टॉक्स हैं आज सुबह जो खबरों के दम पर रिएक्ट करेंगे। बताएं देवांशी। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले वोडाफोन आइडिया पर आप नजर रखें, इनके लिए अच्छी खबर आ रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब आईटी विभाग को कंपनी को 833 करोड़ रुपए वापस करने को कहा है। ये 2014 का मामला था, आईटी में कुछ रिविजन्स किए थे इन्होंने कि इतना टैक्स इनको पे करना था। अब उनको 833 करोड़ रुपए पे करने हैं जो कि आने वाले 2 हफ्तों में इनको पे करने पड़ेंगे आईटी विभाग को कंपनी को। डिक्सन टेक पर नजर रखें जहाँ पे सेटअप बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी कंपनी और साथ ही इनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में कंपनी 40 से 50 लाख रुपए के निवेश की योजना है इस सेगमेंट में। वहीं 2021 तक FY21 तक कंपनी को इसी सेगमेंट से करीब 100 से 150 करोड़ रुपए आय की उम्मीद है। बीपीसीएल, ऑयल इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया, ये तीनों स्टॉक्स पर आप नजर रखें जहां पे ऑयल इंडिया और इंजीनियर्स इंडिया मिलकर नुमालीगढ़ रिफाइनरी में करीब 48% हिस्सा खरीदेगी। 5500 करोड़ में दोनों कंपनियां मिलकर ये हिस्सा खरीद सकती हैं। फिलहाल ऑयल इंडिया के बोर्ड से इसको मंजूरी मिलनी बची है। साथ ही फंड एक्शन में आज सोमानी सिरामिक्स और अनूप इंजीनियरिंग पर आप नजर रखें जहां पे सोमानी सिरामिक्स में बिरला सन लाइफ ने कंपनी में करीब 2.27 लाख शेयर्स 117 रुपए 8 पैसे प्रति शेयर के भाव पर बेचे हैं। वहीं अनूप इंजीनियरिंग में HDFC म्यूचुअल फंड ने करीब 83,500 शेयर्स खरीदे हैं। 0.81% की इक्विटी इन्होंने खरीदी है 380 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। इसके चलते आज फोकस में है। इनसाइडर ट्रेड्स में साइएंट जहां पे प्रमोटर्स ने 26 से 29 जून के बीच में करीब 2.64 लाख शेयर्स खरीदे थे। अदानी पोर्ट्स में भी 30 जून को प्रमोटर्स ने करीब 7.2 लाख शेयर्स खरीदे हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में प्रमोटर्स ने यहाँ पे शेयर्स बेचे हैं, करीब 57,584 शेयर्स बेचे हैं। वेस्टकॉप में 30 जून को प्रमोटर अजीत ने करीब 90,000 शेयर्स खरीदे थे कंपनी के। और पीएसपी प्रोजेक्ट्स पर भी आप नजर रखें जहाँ पे प्रमोटर ने करीब 26 से 30 जून के बीच में 60,000 शेयर्स खरीदे हैं। तो इसके चलते आज ये सारे स्टॉक्स पर नजर रखें। तो देवांशी, जो आइडिया के लिए खबर है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला है कि 2 हफ्तों में 883 करोड़ रुपए वापस कीजिए, राइट? कंपनी को पैसे वापस नहीं देने, कंपनी को पैसे मिलेंगे। बिल्कुल, यस सर। कंपनी को, हाँ सर, कंपनी को जो पैसे हैं वो आईटी विभाग से मिलेंगे। हाँ, कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है, ठीक है, ओके। अब FIR का वक्त है, आइए देख लेते हैं फॉरेन ब्रोकरेजेस इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स। जी, आशीष है हमारे साथ। बताइए आशीष, रिपोर्ट्स कम हो गई अब? रिपोर्ट्स तो कम हो गई लेकिन अब सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स आना शुरू हो गए हैं अनिल जी।
और आज भी अगर आप देखें तो एनबीएफसी फाइनेंशियल सेक्टर्स पर एक मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट आया है, जहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि जो आरबीआई ने स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई है, इससे लगभग सभी एनबीएफसीज को फायदा होते हुए दिखेगा। हालांकि ये मान रहे हैं कि छोटी अवधि में जो लिक्विडिटी की दिक्कत है, उससे सिर्फ अस्थायी रूप से मदद मिलेगी, लॉन्ग टर्म के लिए अभी कोई खास प्रोजेक्शन इन्होंने नहीं किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट आज आईटी सेक्टर पर भी आई है। सीएलएसए की रिपोर्ट है, जहाँ पर एक कहा जा रहा है कि पहली तिमाही में जो डॉलर आय होगी आईटी कंपनीज की, उसमें करीब 5 से लेकर 8% की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि ये कह रहे हैं कि जो निवेशक हैं आईटी सेक्टर के, उन्हें नतीजों से ज्यादा आउटलुक पर फोकस करना चाहिए। दो स्टॉक इन्हें आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स देख लेते हैं। मेरिको पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर ये अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 350 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि मांग में जो कमी है, जिसके चलते ये आगे जाके स्टॉक में ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। भारतीय एयरटेल पर मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर फिर से कवरेज शुरुआत की गई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 700 रुपए का लक्ष्य दिया है, यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 25% की अपसाइड देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में एआरपीयूज में लगभग 50% की बढ़त देखने को मिल सकती है। 220 के स्तर तक एआरपीयूज जा सकती हैं, और क्योंकि सेक्टर में कंपटीशन बहुत कम है, इसके लिए भारतीय एयरटेल को सीधा फायदा मिलते हुए दिखेगा। लगातार हम देख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट आती है। आज भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1801 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि जियो मार्ट अब 200 शहरों में लॉन्च हो चुका है, जिसके चलते ये स्टॉक पर पॉजिटिव है। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आज आपको दिखेगा एक्शन। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ और वक्त है आपके पसंदीदा बिगुल पिक ऑफ द डे का। किरण जी गुड मॉर्निंग, करिए शुभ शुरुआत। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। पहले तो एक अपडेट है अनिल जी। परसों हमने डीवीज लैब पे शॉर्ट कॉल दिया था। पहले 2 टारगेट्स अचीव हो चुके हैं और एक इम्पोर्टेंट लेवल जो मैंने कहा था उसके इर्द गिर्द ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। डीवीज में कैश मार्केट में एक इम्पोर्टेंट लेवल जिसका जिक्र मैंने किया था वो था 2230। 2240 पे कल की क्लोजिंग कैश लेवल्स पे आ गई है। 2230 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो अनिल जी, जो मैंने टारगेट्स कहे थे 2025 के, वो बिल्कुल हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। कुछ तो खराब न्यूज आ रही है, पर जिन्होंने मेरे कहने पे शॉर्ट किया था, मेरे टारगेट्स आ चुके हैं। जिन्होंने पोजिशनली शॉर्ट किए थे, उन्होंने अपने कॉस्ट पे लेके आना चाहिए। हमने कॉल दिया था 2290 के करीब, तो 2290 का स्टॉप लॉस लगाया जिसके कारण आपका नुकसान ना हो। जहां पे टारगेट की प्रोबेबिलिटी है 2230 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो अगले 3 से 4 दिन में, उसके बाद 3 से 4 दिन में वो टारगेट्स हासिल होते हैं, आपको देखने को मिल जाने चाहिए। जहां पे आज की बात है आज को बाय करना है रैमको सीमेंट अनिल जी। रैमको सीमेंट ने वैसे भी सीमेंट क्षेत्र में सारे के सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि रैमको सीमेंट बाय करे। 650 का क्लोज है, 640 या 638 का स्टॉप लॉस लगा है और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 665 670 के टारगेट्स आज से कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, अच्छा, रैमको सीमेंट तो ये हो गया। डीवीज की जो आप बात करें, मैं आपको बता दूं डीवीज में हुआ ये है कि एक सेबी का ऑर्डर आया है, और सेबी का ऑर्डर आया है 2017 का इनका एक मामला था, जिसमें कोई 2017 में इनके विशाखापट्टनम प्लांट को यूएस एफडीए से कुछ अप्रूवल मिली थी, और उसको लेकर कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग उनके सीएफओ वगैरह उनके रिलेटिव्स ने की थी। तो उसके ऊपर सेबी ने लगभग 97 लाख रुपए का फाइन लगाया है। ये है आपके लिए, ये डिवीज पर खबर है। तो इस खबर के दम पर हो सकता है शायद ये जो कमजोर हो रहा था इस वजह से हो सकता है। अब मेरा सवाल आपसे किरण जी उल्टा है, अगर आज गैप से नीचे खुले इस खबर के दम पर, देखिए जो कुछ भी ऑर्डर है वो सीएफओ पर और उसके रिलेटिव पर, कंपनी पर नहीं है। अगर कंपनी में काम करने वाला कोई आदमी गलत कर देता है या कोई कंपनी की इन्फॉर्मेशन को मिसयूज करता है, उसमें कंपनी के पास एक लिमिट से ज़्यादा वो है नहीं, तो कंपनी के लिए कोई नेगेटिव नहीं है। ये सीएफओ ने किया है। अगर इस खबर के दम पर आज नीचे खुलता है तो कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए, ये मेरा आपसे सवाल है, ये बताइए। अनिल जी, मेरा उसके ऊपर आपको सवाल है कि ये जो 97 लाख का जो भुगतान करना है कंपनी को, वो सीएफओ करेगा या कंपनी करेगी? ऑफ कोर्स सीएफओ ही करेगा अगर उसने पर्सनल कैपेसिटी में किया। ये मैं मानकर चल रहा हूँ, मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा नहीं है, लेकिन सीएफओ पर ऑर्डर है, सीएफओ करेगा। कंपनी पर होती तो कंपनी करती।
बिल्कुल अनिल जी, तो मेरा मानना है कि अगर बहुत गैप से खुलता है तो ट्रेडिंग के लिए से 2100 के नजदीक अगर मिलता है तो बाय करने की सलाह है। मैंने उस दिन शॉर्ट करते हुए भी मैंने यही कहा था कि मैंने 10 की कमाई में काफी बार इसको रिकमेंड किया है और बहुत दुख होता है कि एक अच्छी कंपनी नेगेटिव में जा रही है। पर जो चार्ट्स कहते हैं उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस तरीके से हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो 2100 के आसपास अगर खुलता है इस न्यूज के चलते तो मेरा मानना है कि शॉर्ट कवर कर लेने चाहिए, एक पुल बैक रैली आएगी और क्लोजिंग के हिसाब से हम वापस एक बार इस पे रिव्यू ले लेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय। ओके, डिवीज लैब। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर कैसे मिजाज है आपके? गुड मॉर्निंग अनिल जी, मिजाज बहुत बढ़िया है और काफी अनिल जी काम करा है। एक दो कंपनियां खोजी हैं बट डर यही है कि वो बोलने से पहले भाग जाती हैं। तो एक विदेशी कंपनी भी खोजी है जिसके अनिल जी मेरा मानना है कि 80% ऑफ द पैनलिस्ट उसके प्रोडक्ट को यूज करते होंगे। अगर वो हमारा मिड कैप काउंटर भाग जाएगा तो उस बड़ी एमएनसी काउंटर कंपनी को कवर करेंगे। और अनिल जी मेरा दावा है, मैं दावे से कहता हूँ अनिल जी, उसका प्रयोग जो है आप भी डेली करते होंगे, एक रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के करते होंगे। 80% ऑफ द पैनलिस्ट करते होंगे, तो काम काफी करा है। और पिक ऑफ द डे अनिल जी मेरा वही है जो कल दिया था, एक्सिस बैंक 423 423 का स्टॉप लॉस है, 455 पहला टारगेट, 465 दूसरा टारगेट। 455 465 ऐसा कौन सा स्टॉक हो, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है जो ऑल्टरनेट डे करूँ? शेव में रोज करता हूँ, ब्रश में रोज करता हूँ, शैम्पू साबुन में रोज यूज़ करता हूँ। ऑल्टरनेट डे वाला तो याद नहीं आ रहा बंसल जी, आपने मतलब है ना बड़ा मुश्किल में डाल दिया है। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि बंसल जी की तरफ से वो बढ़िया पिक आपके सामने आती हुई दिखे। लेकिन आइए अब पिक ले लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी बताइए सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है सबसे पहले तो एक्सिस बैंक में, जिसका जिक्र अभी अभी राकेश जी ने किया, कल हमने पिक ऑफ द डे में दिया था। तो बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट वहां आता हुआ दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में हुआ है। तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक में तेजी देखने को मिलेगी। और उसके अलावा अनिल जी खरीदारी की राय है बजाज होल्डिंग में। मुझे लगता है कि जिस तरह बजाज फिनसर्व में कल एक बड़ी तेजी बनी है, बजाज होल्डिंग को बाय करना चाहिए। स्टॉक में भी एक करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है और 2500 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करें। मुझे लगता है कि 2800 तक जाएगा, तो 2800 के टारगेट के लिए बजाज होल्डिंग में खरीदारी की राय। बजाज होल्डिंग, ओके, यहां पर करें खरीदारी, ये है राय कुणाल जी की तरफ से। आइए हम 3 पिक ले चुके हैं और 3 से ज्यादा पिक्स एक ही एक्सपर्ट से लेने का वक्त है, वो है विकास जी। विकास जी तैयार हैं अपनी पिक्स के साथ? लिस्ट बताइए पूरी की पूरी। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में बहुत ही शानदार माहौल है, एक बहुत ही अच्छी तेजी का दिन हो सकता है। जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहे हैं और जो खबरें भी है काफी पॉजिटिव है, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है, तो पूरा बिल्कुल बाजार में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और बाकी आज जो सेक्टर सुर्खियों में रहेंगे वो एनबीएफसीज, बैंक्स और फिर रेलवे वाले सेक्टर पूरा सुर्खियों में रहेगा। तो वहीं से कुछ स्टॉक्स मैंने पिक करे हैं। मेरा जो पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो रहेगा इंडियाबुल्स हाउसिंग। मुझे लगता है इस स्टॉक को आज खुलते से ही खरीदना चाहिए। मेरा इसमें आज का लक्ष्य रहेगा 235 रुपए का। इसके अलावा हाउसिंग स्पेस से ही, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से एलआईसी हाउसिंग में खरीदारी करने की सलाह है। फिर तीसरा स्टॉक रहेगा टाटा पावर का, जिसकी आज मीटिंग भी है फंड्स जुटाने के लिए। मुझे लगता है ये स्टॉक भी एक अच्छा करना चाहिए, तो इस पर भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। फिर चौथा स्टॉक रहेगा मदरसन सुमी, एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, अच्छी कंपनी है और जिन लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड करता है मुझे लगता है यहाँ से अच्छी अपसाइड दिखनी चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी। ओके, तो लिस्ट लंबी है लेकिन ऑडियो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है विकास जी का, फिर से दुरुस्त करते हैं और विकास जी के पास चलते हैं। तब तक वागले साहब तैयार हैं और आज तो किसी भी सूरत में वागले साहब नोटा तो देंगे नहीं, नोटा नहीं देंगे, नोट देंगे। वागले साहब बताइए किसमें बनेंगे नोट? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा नोटा तो नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टॉक वही है जो मैंने कल जाते जाते आपने जब मुझे फोर्स किया था तब मैंने दिया था और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप शायद मुझे फोर्स नहीं करते तो शायद मैं नहीं देता। स्टॉक है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। जिस तरह से कल का सेटअप बना, फर्स्ट हाफ में एक तेजी आई, फिर कंसोलिडेशन हुआ, वापस एक तेजी के लिए तैयार हुआ था, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 220 का बंद है, 214 का स्टॉप
स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट सेठी जी के साथ मिलता है। 235 का टारगेट है जो ये स्टॉक में एक दिन में ही कुछ घंटों में आ सकता है। देखिए, हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं उनसे बेस्ट निकलवाने का काम मेरा है। आपका सबसे बेस्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचे, ये मेरा काम है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे लगा कल, पता नहीं अंदर से फीलिंग आई, वो हो सकता है थोड़े सिग्नल मिले होंगे आपके वागले साहब। मैं सोचा था कि वागले साहब थोड़ा कश्मकश में है, सोच रहे हैं दूं ना दूं। तो मैंने कहा चलो कॉन्फिडेंस दिला ही दो। तो फिर मैंने आपको कॉन्फिडेंस दिया और उस कॉन्फिडेंस का आपने फ़ायदा उठाया और आपके फ़ायदे से देखिए आज लोगों को फ़ायदा होगा। सेठी साहब की ऑडियो दुरुस्त हो चुकी है, कनेक्शन दुरुस्त हो जाए। उनका ऑडियो तो परफेक्ट ही है भगवान की दया से। द कनेक्शन दुरुस्त हो चुका है। 4 तो मिल गए सेठी जी, मदरसन, आईबुल, टाटा पावर, LIC हाउसिंग। और कोई वायदा कारोबार की बची तो बताइए। और हाँ, एक और चीज़, कैश मार्केट के स्टॉक में छोड़ूंगा नहीं, वो भी लिस्ट बताइए आप। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, जो 5वां स्टॉक में डिस्कस करने जा रहा था वो आज जो खबरें आ रही कि मुंबई हाईकोर्ट ने आइडिया को एक रिलीफ दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आइडिया को कुछ रिफंड करने को कहा, करीबन 900 करोड़ के करीब। मुझे लगता है उसका एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट IDFC फर्स्ट बैंक, जिसका आइडिया का एक्सपोजर है, जिसके लिए उन्होंने प्रोविजनिंग की हुई है, मुझे लगता है IDFC फर्स्ट बैंक में देखने को मिलेगा। वैसे भी बैंक्स और NBFCs के लिए आज दिन अच्छा होना है, तो IDFC फर्स्ट बैंक में भी खरीदारी करने की सलाह है। और जहां तक कैश मार्केट के स्टॉक्स का सवाल है, आज तो पूरा बाजार ही अच्छा लग रहा है। काफी सेक्टर्स, मुझे लगता है एक तो फाइजर, जिस तरह की खबरें आई है फाइजर के ऊपर कल देर शाम कि उनको जो कोरोना की वैक्सीन के लिए उनकी जो वैक्सीन है उसको सफलता मिलने की कगार पे है। मुझे लगता है फाइजर कुड बी द स्टॉक टू वॉच आउट फॉर, तो वहां पे तेजी करने की सलाह है। इसके अलावा रेलवेज वाले स्टॉक अच्छे लगते हैं आज। तो जो रेलवेज के अनाउंसमेंट आए हैं प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, तो मुझे लगता है राइट्स और BEML इन दोनों स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए, वहां पे खरीदारी करने की सलाह है। फिर एक स्टॉक जो मैंने निचले लेवल पे हाल ही के दिनों में रेकमेंड करा था, एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, एक सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक लेटेक्स बनाने वाली कंपनी है, वहां पे खरीदारी करने की सलाह है। हालांकि स्टॉक मैंने 105 पे पहले रेकमेंड किया था, कल 135 पे बंद हुआ है, मुझे लगता है आज भी तेजी करेगा। और फाइनली एक्सेल इंडस्ट्रीज, जो कि एग्रोकेमिकल्स, क्रॉप प्रोटेक्शन के कारोबार में है, मुझे लगता है इस स्टॉक में, जो कि कल 750 पे बंद हुआ है, यहाँ पे भी तेजी करनी चाहिए। आज ही बहुत अच्छे रिटर्न्स इसमें मिल सकते हैं। ओके, तो BEML, एप्कोटेक्स, ये हैं स्टॉक्स जहां पर सेठी साहब खरीदारी करना चाहते हैं। चलिए आइए खरीदारी बिकवाली का करते हैं सिलसिला शुरू। आइए कुछ खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर दिखेगा एक्शन, उसकी करते हैं शुरुआत। ओके, आइए अब पहला स्टॉक जो मैं लेना चाहता हूं वो है एवरीडी। जरा इसके चार्ट देख लीजिए कुणाल जी। नतीजे ऐसे देखोगे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अरे सब कुछ बढ़िया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है 61 करोड़ का। उसकी वजह से मुनाफा 4.5 करोड़ से बढ़कर 63 करोड़ आया है, 64 करोड़ का या 61 करोड़ का कुछ है। और मार्जिन भी इसीलिए बढ़िया दिख रहे हैं, हालांकि आय में 32% की कमी आई है। एवरेडी के चार्ट्स हाँ जी, देखिए बहुत पिटाई स्टॉक की हुई और उसके बाद हमने देखा है कि बहुत समय तक इस स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन दिखाया और अब उसका एक ब्रेकआउट आता हुआ कल के ट्रेड में देखा गया है कि जब इसने 85 रुपए के ऊपर एक बंदी दी है और मुझे लगता है कि 100 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें एक स्टॉप लॉस रखना बेहद जरूरी है। जिनके पास भी पोजीशन है एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। जिस स्टॉक में इतना ज्यादा बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलता है आमतौर पर उसमें फूक फूक कर कदम रखने पड़ते हैं। तो यहां पर आप ऐसा करें कि 82 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें, 82 के नीचे जाए तो निकल जाए और वैसे बने रहने की राय है। मुझे लगता है कि 100 रुपए तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी। ओके, एवरेडी पर नजर रखिए, नतीजों के दम पर यहाँ पर आपको रिएक्शन आते हुए दिखेगा। चलिए देख लेते हैं आज और कौन से स्टॉक्स सुर्खियों में रहने वाले हैं खबरों के दम पर, जहां पर आपको एक्शन देखेगा। एक्सिस बैंक और टाटा पावर, इनकी भी बात हो चुकी है और दोनों ही फंड रेजिंग के बेसिस पर आज एक्शन में रहेंगे और कल भी अच्छा एक्शन था, बल्कि कल क्लोजिंग सेशन में हमने देखा कि टाटा पावर में एक स्पाइक भी आपको आते हुए दिखा। सेठी साहब, ऑटो स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है, क्योंकि टू व्हीलर से तो एनकरेजिंग साइंस आ रहे हैं। जो कल हीरो मोटो के नंबर्स आए वो तो अनुमान से काफी बेहतर थे, हालांकि ड्रॉप ऑफकोर्स था सालाना बेसिस पर फिर भी अनुमान से काफी बेहतर रहे। पर जो कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स हैं वो अभी भी रिकवरी के संकेत नहीं दे रही हैं। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, जो आयशर के कमर्शियल व्हीकल सेल्स हैं वो भी दबाव में थे। किस तरह का व्यू बन रहा है इन स्टॉक्स पे, स्पेशली जिस तरह से अशोक लेलैंड में मूवमेंट हो रहा है? बिल्कुल दीपांशु, जहां तक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का सवाल है, मैं इस सेक्टर पे काफी नेगेटिव रहा हूं। मुझे लगता है अभी काफी वक्त लगेगा इनको वापस से ट्रैक पे आने के लिए। और वैसे भी प्रायर टू लॉकडाउन ऑल्सो ये सेक्टर, ये सेगमेंट विद इन ऑटो स्पेस अच्छा नहीं कर रहा था।
तो यहाँ पे अशोक लेलैंड हो या टाटा मोटर्स हो, वहां पे अवॉइड करने की सलाह रहेगी। बाकी टू व्हीलर्स पे मैं बुलिश रहा हूँ। मैंने निचले लेवल पे हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो, इनको रेकमेंड करा है, वहां से शानदार तेजी बनी और जिस तरह के नंबर्स आए, और जो मेरा मानना है कि कोरोना के बाद जब नॉर्मलसी लौटेगी, उसके बाद भी लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में जो दिक्कतें या जो डर रहेगा, उसका फायदा टू व्हीलर कंपनीज को बिल्कुल मिलेगा। तो इन तीनों स्टॉक्स पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। फिर ट्रैक्टर सेगमेंट बहुत अच्छा लग रहा था और मैं पिछले कुछ दिनों से एस्कॉर्ट्स पे बुलिश था। मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स में भी एक शानदार तेजी बनी है। अगर कोई गिरावट आती है तो इसमें भी बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके तो एस्कॉर्ट्स पर नजर रखिए, एमएनएम पर नजर रखिए। ट्रैक्टर स्टॉक्स अच्छे हैं, टू व्हीलर स्टॉक्स अच्छे हैं, बट जो कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है वहां पर आप थोड़ा दबाव आते हुए देख सकते हैं, स्पेशली जिस तरह से सेल्स के आंकड़े काफ़ी खराब रहे हैं इन कंपनीज के लिए, वहां पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा कई और स्टॉक्स हैं जहां पर हम भरपूर एक्शन देखने वाले हैं। कुणाल जी, पॉलीकैब इसको कैसे देखेंगे? खबर है कि इनकी जो ऑस्ट्रेलिया में नई सब्सिडरी है उसका गठन किया गया है। वायर्स और केबल्स की ये एक कंपनी है और इससे अब ग्लोबल जो फुटप्रिंट है वो भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है कंपनी। वैसे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, काफ़ी एक्टिव रहता है कैश मार्केट में ये स्टॉक। आपका क्या व्यू है पॉलीकैब पर? देखिए, एक हायर बॉटम्स की सीक्वेंस देखने को मिल रही है दीपांशु, और उस लिहाज से मैं कहूंगा कि इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव है। एक रेजिस्टेंस सामने नजर आती है 840 रुपए के आसपास। 840 पार होगा तो इसमें फिर आपको एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में देखिए, बने रहने की मेरी राय है, नई खरीद ना करें, लेकिन जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहना चाहिए। 765 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर 840 का भाव पार होते ही इसमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा और फिर आपको 950 के लेवल्स मिल सकते हैं। तो मेरी राय में एक स्टॉप लॉस जरूर रखें और स्टॉप लॉस 765 पर रख करके होल्ड करने की राय। ओके, ये है आपके लिए पॉलीकैब पर राय। होल्ड करिए स्टॉक को 765 के स्टॉप लॉस के साथ इस समय। सेठी साहब, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर कोई व्यू आपका? सेट टॉप बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करने वाली है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा उसके लिए, पर यहाँ से फिर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं आने वाले सालों में इस कारोबार से। और वैसे भी हम देख रहे हैं थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अराउंड, जब से चाइना के खिलाफ भी थोड़ी खबरें आई हैं और यहाँ पर भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने की बात चल रही है। तो आपकी क्या अप्रोच रहेगी डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर? बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही शानदार कंपनी है। हालांकि स्टॉक जिन लेवल्स पे ट्रेड करता है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता नहीं है, बट इस स्टॉक को बिल्कुल रडार पे रखना चाहिए। कोई भी गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह है। मैं जब से ये लॉकडाउन हुआ और जब से चाइना को दुनिया भर में आइसोलेट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में है, बोथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज और अंबर एंटरप्राइजेस, दोनों पे ही मैं बुलिश रहा हूँ। बट निचले लेवल पे मैंने रिकमेंड करा है और वहां से काफी अच्छी अपसाइड दोनों स्टॉक्स में आ चुकी है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी जिन्होंने लिया हुआ है उनको डिक्सन में बिल्कुल बने रहना चाहिए। बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए गिरावट का इंतजार करें। वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं।